पार्ट 9 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। गोवन दोही से कहता है कि तुम किसी और को ढूंढ लो जो तुमसे शादी करेगा। वैसे ही दोही काफी ज्यादा एम्बेरस हो चुकी थी, इसीलिए वो थोड़ी एटीट्यूड मारते हुए कहती है कि डोंट वरी, अगर तुम दुनिया के आखिरी इंसान भी होगे फिर भी मैं तुमसे तो शादी नहीं करूंगी। ये कहकर वो गुस्से से जाने लगती है और जाते हुए अपने आप से कहती हुई जा रही थी कि क्या इसने मुझे फिर से रिजेक्ट किया, वो भी एक ही दिन में दो बार। तभी पीछे से गोवन पूछता है कि क्या तुम्हें लिफ्ट की जरूरत है। दोही कहती है कोई जरूरत नहीं। गोवन कहता है कि अगर तुम पे दोबारा से एसिड अटैक हुआ तो। जो सुन दोही रुक जाती है, गोवन को कार स्टार्ट करने के लिए कहती है। तो कार में दोही कहती है कि मैंने तुम्हें हर चीज का जिम्मेदार ठहराया। हमारे समंदर से गिरने से लेकर आज जो कुछ भी हुआ, हर चीज के लिए मैंने अपने मन में तुम्हें जिम्मेदार ठहराया और इस बात को नजरअंदाज कर दिया कि तुमने हर बार मेरी जान बचाई है। जो सुन गोवन कहता है कि मैंने सुना था कि लोग स्लीप टॉक करते टाइम सच बोलते हैं, पर दोही कहती कि वो झूठ है, क्योंकि झूठ हमेशा सबको स्वीट लगता है। प्यार, खुशियाँ, चाहत, ये सब कुछ अच्छे नहीं होते और इनमें से सबसे बुरी होती है खुशी। हम इंसान हमेशा खुशियों को ढूंढने की कोशिश में दुखी होते हैं, इसीलिए मैं कभी खुश होने का ट्राई नहीं करती। गोवन कहता है तुम इतनी मेहनत से काम कर रही हो उस हैप्पीनेस को अचीव करने के लिए ही ना। जिस पर दोही कहती है नहीं, काम करना तो बस मेरे लिए एक हैबिट बन गया है। बचपन में मेरे पेरेंट्स के गुजरने के बाद मुझे ऐसा फील होता था कि अगर मैं मेहनत से काम नहीं करूंगी तो ये दुनिया मुझे खा जाएगी, इसीलिए मैंने बचपन से अब तक बहुत मेहनत से काम किया, जो अब मेरे लिए एक हैबिट सा बन चुका है। ये सब बताते हुए दोही सो जाती है तो गोवन भी उसे सोने देता है। थोड़ी दूर ट्रैफिक में उन्हें रुकना पड़ता है। गोवन के पीछे वाले कार्स जोरों से हॉर्न बजा रहे थे, इससे दोही के नींद में डिस्टर्ब ना हो, इसलिए गोवन उसका हाथ टच करता है, अपनी पावर से पीछे सारी गाड़ियों को बंद कर देता है और आराम से उसके अपार्टमेंट तक पहुंचाता है, जहां पहले तो उसके पर्स में मैडम जू का लिखा हुआ उसके लिए लेटर चुपके से रख देता है, फिर उसे कार की आवाज से जगाता है। दोही को तो पता ही नहीं चला था कि वो कब सो गई थी। गोवन थोड़ा मस्ती करते हुए कहता है कि तुम बहुत जोरों की खराटे मार रही थी, जिससे अगेन दोही थोड़ी एम्बेरस हो जाती है। तो इस बार वो उसे उसके डोर तक छोड़ने के लिए जाता है और उसके हॉलवे के आसपास अच्छे से देख भी लेता है। देन उसे कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम कहीं अकेली जाओ और किसी मुसीबत में फंसो, इसीलिए कहीं भी जाना हुआ तो मुझे फोन कर देना। ये कहकर वो चला जाता है। तो दोही अंदर आकर अपने फोन में गोवन का नंबर अपने इमरजेंसी कॉल लिस्ट में डाल देती है। तभी दोही अपने पर्स में उस लेटर को देखती है, जिसे वो निकाल कर पढ़ने लगती है, जिसमें मैडम जो ने लिखा था कि तुम इस लेटर को पढ़ रही हो, यानी मैं तुम्हें छोड़कर जा चुकी हूँ। मुझे मेरी मौत के बारे में कोई फिक्र नहीं है, पर मेरी मौत से तुम हर्ट ना हो इस बात से मैं डरती हूँ। इतना पढ़ के ही दोही काफी इमोशनल हो जाती है। आगे वो लिखती है कि मेरे लिए एक बार रोना काफी है, इसीलिए दोही अपने आंसू पोंछती है। आगे वो लिखती है कि जो पोजीशन मैं तुम्हारे लिए छोड़कर जा रही हूँ वो एक बैटल फील्ड की तरह है, जहाँ आंसू अलाउड नहीं है, इसीलिए रोना मत। तो इसी के पैरेलल में हमें मैडम जू के मौत के बाद के कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं, जहाँ दोही ने मैडम जू के मौत के पीछे किसका हाथ है इस बारे में पता लगाने के लिए पुलिस की मदद ली थी उनके बॉडी का पोस्टमार्टम करने के लिए, पर उसके लिए मैडम जू के फैमिली का कंसेंट चाहिए था। दोही नोसुका सुवान के पास कंसेंट फॉर्म पे साइन कराने के लिए भी गई थी, पर दोनों भाई बहन दोही से तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा थे, इसीलिए उन्होंने कंसेंट फॉर्म को फाड़ दिया और सुवान ने तो दोही को थप्पड़ भी मार दिया था। मैडम जू ने आके लिखा था कि लोगों को लगता है कि मैं बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हूँ, पर असल में मैं अपनी जिंदगी में फेल हूँ, क्योंकि मेरे आसपास हमेशा से ही सड़े हुए लोग रहते आए हैं जो मुझे इस बात का याद दिलाते रहे कि मैं सक्सेसफुल होकर भी नहीं हूँ। तुम सोच रही होगी कि तुम्हें चेयरमैन बनने के लिए शादी करने की कंडीशन मैंने क्यों रखी है, क्योंकि चेयरमैन की पोजीशन काफी लोनली है। जो अकेलापन मैंने अपनी पूरी जिंदगी झेली है, उस पोजीशन में रहते हुए मुझे लगा था कि ये अकेलापन मुझे खा जाएगी, पर तब तुम मेरी जिंदगी में रोशनी बनकर आई और इस अकेलेपन की अंधेरों से मुझे बाहर निकाला। इसीलिए मेरी जाने के बाद मैं अब ये नहीं चाहती कि तुम्हें ये सब फेस करना पड़े। इसीलिए अगर तुम मेरी जगह लेना चाहती हो तो अपने लिए सोच समझकर एक सही पार्टनर चूज करना, जो जिंदगी भर तुम्हारा साथ दे, तुम्हारे साथ रहे। और अगर तुम्हें कोई ऐसा पार्टनर नहीं मिला तो तुम इस पोजीशन को फेंक देना उन भेड़ियों के बीच जो इसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बस यही एक चीज मैं तुम्हारे लिए कर सकती हूँ। तो दोही मैडम जू के ग्रेवयार्ड में श्रद्धांजलि देने जाती है, जहाँ वो उन्हें कहती कि मैं समझ गई कि आप क्या चाहती हो, पर आपको मुझ पे भरोसा है ना कि मैं ये जिम्मेदारी निभा सकती हूँ। इसके बाद वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। वहीं उसी ग्रेवयार्ड के एक साइड पर हम उस माफिया बॉस के गुंडों को देखते हैं जिसे गोवन ने मारा था। तो माफिया बॉस का राइट हैंड अब उस गैंग का लीडर बन गया था और अब से उनका बस एक ही मकसद है, उनके बॉस के किलर को मारने का, यानी कि गोवन को खत्म करने का। जिसके बारे में पता करने के लिए अब इसने पूरे सिटी में अपने गुंडों को फैला दिया है। तभी उसके गैंग का एक बंदा आकर उसे बताता है कि उन्हें उस दिन के रेस्टोरेंट की फुटेज मिल गई है जब गोवन ने न्यूज़पेपर से इनकी धुलाई करी थी, पर फुटेज में गोवन के पावर्स यूज करने का फुटेज गायब था। पर उन्हें रेस्टोरेंट से गोवन के क्रेडिट कार्ड का डिटेल मिल गया था, इसीलिए बॉस अब गोवन को ढूंढने के लिए सारे बंदों को भेज देता है। वहीं इधर गोवन को अपने सपने में 200 साल पहले जब वो इंसान था उस टाइम के कुछ मेमोरीज आने लगते हैं, जहाँ उसे सभी लोग यंग मास्टर ईसोन बुला रहे थे, यानी कि वो 200 साल पहले जोसन एरा में कोई पावरफुल बंदा था। लेकिन गोवन को समझ नहीं आ रहा था कि अभी उसके इंसानी मेमोरीज क्यों वापस आ रही है। तभी वहाँ पर बटलर आता है, तो गोवन बटलर को भी इस बारे में बताता है, जिस पर बटलर कहता है कि क्या मैं पता लगाऊं जोसन एरा में ईसोन नाम से कोई नोबलमैन था या नहीं। गोवन कहता है कि पता नहीं, मेरी
मेरी इंसानी जिंदगी के बारे में पता करने पर मुझे कोई फायदा होगा या नहीं। बटलर कहता है इसमें कोई नुकसान भी तो नहीं है। तो बटलर सोचने लग जाता है कि जोसन एरा में पार्क ईसुन और किम इसुन नाम के आदमी थे, पर आप कौन से हो सकते हो, इस बारे में अच्छे से रिसर्च करना होगा। लेकिन अचानक आज 200 साल बाद आपकी इंसानी मेमोरीज वापस आ रही है, इसका कुछ तो मतलब होगा। तभी उसे एक बात क्लिक होती है, तो वो कहता है कि मैं समझ गया, बिना पावर्स के आप एक नॉर्मल इंसान ही तो हो, इसी वजह से आपको वो मेमोरीज आ रही है। इसका मतलब है कि आप बिना पावर्स के एक इंसान बन चुके हो। क्वान को तो बिलीव नहीं हो रहा था। बटलर कहता है कि अभी आप एक मॉर्टल इंसान हो, यानी कि अब आप इंसानों की तरह कभी भी मर सकते हो, एक्सीडेंट से, जहर से, जो कि आपके अनलिमिटेड आग में जलने से भी खतरनाक है, क्योंकि ये एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है। यानी कि अब से आप इटर्नल लाइफ को गुड बाय कह दो और इंसानी जिंदगी को हेलो बोलो। इंसानों की तरह अब आपकी भी एज बढ़ेगी। ये सब बोलकर वो तो गोवन को डरा ही देता है। इवन उसके सामने आईना रखकर कहता है कि कुछ ही टाइम में आप भी मेरी तरह बूढ़े हो जाओगे। जोसन अपना गोवन तो पैनिक करने लग जाता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये बोलकर वो अपने फेस को टच करने लग जाता है और ध्यान से अपने फेस को देखकर कह रहा होता है कि मेरे फेस में झुर्रियां आ गई है। बटलर तो उल्टा और भी चिल्लाने लग जाता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। इससे गोवन तो और ज्यादा डर जाता है, कहता है कि मेरा फेस ऐसा नहीं हो सकता, मुझे अभी के अभी अपना टैटू वापस चाहिए। इसीलिए वो जल्दी से दोही के पास जाता है जहाँ दोही अब ऑफिस आ रही थी। वो न्यूज में मैडम जू के हार्ट अटैक से मौत की आर्टिकल पढ़ती है, जिससे वो बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही थी। वहीं अपना गोवन तो अपने फेस को लेकर ही टेंशन में था। बार बार मिरर में वो अपने फेस को ही चेक कर रहा था, इसीलिए वो जल्दी से दोही को अपना टैटू वाला हाथ देने के लिए कहता है। इसे वो होल्ड करके रखता है, तब जाकर उसे चैन पड़ती है। काफी देर चुपचाप से वो उसका हाथ पकड़ा हुआ था। ज्योतिक दोही से पूछते कि क्या तुम कुछ नहीं करने वाले। गोवन कहता है नहीं, तो दोही पूछते कि फिर तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा हुआ है। गोवन कहता है कि पता नहीं मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, पर इससे मुझे माइंड की शांति मिलती है, इसलिए अब से हम ऐसे ही हाथ पकड़े रहेंगे। पर दोही अपना हाथ छुड़ा लेती है, कहती कि मैं ये नहीं कर सकती। पब्लिकली मुझे अपना फेस वैल्यू बनाए रखना है, क्योंकि तुमने तो मुझे उस दिन सबके सामने रिजेक्ट कर दिया था, जिस वजह से मेरे बारे में कितने गॉसिप चल रहे हैं क्या तुम्हें पता भी है। और अगर ऐसे हाल में तुम मेरा हाथ पकड़े रहोगे तो पब्लिक मेरे बारे में क्या सोचेगी। जिस पर गोवन कहता है कि तुम तो कल तक काफी चिल थी, तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। दोही कहती कि पर अब ये फर्क पड़ता है, इसलिए मैं चिल नहीं रह सकती। गोवन कहता है कि देखो ये हम दोनों की भलाई के लिए है, क्योंकि अर्थराइटिस मुझे रोक सकती है तुम्हें बचाने से। जो दोही कहती है कि तुम्हें कब अर्थराइटिस की बीमारी हुई। इस पर गोवन बताता है कि मैं ये मानना तो नहीं चाहता, लेकिन बिना पावर्स के मैं एक लो लेवल का इंसान बन चुका हूँ, यानी कि अब मैं पहले की तरह कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकता। दोही पूछते फिर इससे क्या होगा। इस पर गोवन बताता है कि मेरी भी उम्र तुम इंसानों जैसी बढ़ेगी, मुझे भी बीमारी हो सकती है और मेरे साथ कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है, और खास करके मैं तुम इंसानों जैसे बूढ़ा हो सकता हूँ। इस पर दोही कहती कि फिर तुम मेरा हाथ इसीलिए पकड़ना चाहते हो क्योंकि तुम्हारी उम्र बढ़ने से तुम्हें डर लग रहा है। जिसन गोवन कहता है कि चलो तुम समझ गई, इसीलिए तुम अपना हाथ दो, मुझे अपनी बॉडी को अपने पावर से चार्ज करना है। इस पर दोही मना करते हुए कहते कि तुमने मुझे क्या कोई वायरलेस चार्जर समझ रखा है, जब चाहे मेरा हाथ पकड़ो और अपने आप को चार्ज कर लो। गोवन कहता है कि तुमने भी तो मुझे अपना पोकेमोन समझ रखा है, मुसीबत पड़ने पर अपने आप को बचाने के लिए मुझे यूज करती हो। इस पे दोही कहती कि डेमन पोकेमोन एक ही बात तो है। इस पे गोवन तो गुस्से में कहता है कि ठीक है फिर मैं तुम्हारे इस बॉडीगार्ड के जॉब से रिजाइन करता हूँ। दोही कहती है हाँ रिजाइन कर दो, मुझे क्या अगर मैं मर गई तो तुम्हें अपना टैटू कहाँ से मिलेगा, सोच लो फिर बिना पावर्स के इंसानी जिंदगी जीना पड़ेगा। गोवन कहता है क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो। दोही कहती है तुम ही तो रिजाइन करना चाहते हो। गोवन कहता है यार तुम मुझे अपने आप को चार्ज करने क्यों नहीं दे सकती। दोही कहती है हर टाइम मैं ये नहीं कर सकती। गोवन पूछता है फिर कब कर सकती हो, लेकिन दोही कोई जवाब नहीं देती। आगे एक ट्रैफिक में हम उसी लेडी को देखते हैं जिसने पुलिस स्टेशन में गोवन से कहा था कि तुम्हारी जिंदगी एक पतले रस्सी की तरह है जो कभी भी टूट सकती है और तुम्हारी मौत हो सकती है। तो ट्रैफिक सिग्नल की वजह से गोवन को कार वहीं पर रोकनी पड़ती है, जहाँ गोवन तो अभी ट्राई करे जा रहा था दोही का हाथ पकड़ने का, पर दोही तो अपना हाथ उसे दे ही नहीं रही थी। जिन्हें ऐसे देखकर वो लेडी कहती कि अभी अच्छा टाइम चल रहा है, पर अच्छे टाइम बहुत जल्दी ही खत्म हो जाते हैं। अब ये लेडी कोई फ्यूचर देख सकती है या फिर गॉड का अवतार है, ये तो हमें आगे आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। ग्रीन लाइट होने पर इनकी कार निकल जाती है, दोनों ऑफिस के अंदर आते हैं, पर गोवन का ध्यान तो दोही के हाथ पर ही होता है। वो कब से उसके हाथ को घूरे जा रहा था उसे पकड़ने के इंतजार में, पर दोही तो हर बार उसका हाथ छुड़ा देती है और उसे थोड़ी दूर आगे आगे चलने लग जाती है। पर गोवन का भी ध्यान बस उसके हाथ पर होता है। वो सिक्योरिटी एंट्री के बाद उसके पीछे पीछे लिफ्ट में भी जाता है, जहाँ उसकी नजर तो बस दोही के हाथ पे ही होता है। तभी उसे लिफ्ट के मॉनिटर में एक एड दिखाई देती है, जहाँ बताया जा रहा था कि आपकी उम्र बात करते हुए भी थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। इसी तरह उस एड में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसकी उम्र बढ़ जाती है, वो बूढ़ा हो जाता है। जो देख गोवन तो स्क्रीन के पास जाकर बहुत ज्यादा डर जाता है कि कहीं मेरा भी फेस ऐसा ना हो जाए, इसीलिए वो दोही के हाथ की ओर फिर से देखने लग जाता है। उसकी हरकतें देख दोही तो अपने हाथों को फोल्ड कर लेती है। वहीं गोवन को अब तो और ज्यादा टेंशन हो गया था अपने फेस को लेकर, इसीलिए उसकी नजर तो दोही के हाथ से हटी नहीं रही होती है। वो तो सबके सामने ही दोही के हाथ को घूरे जा रहा था। मिशन आती है तो दोही उन्हें कहती है कि पिछली बार जिस बंदे के साथ उसकी असल में डेट होने वाली थी उसके साथ फिर से मीटिंग अरेंज करने की। मिशन बताती है कि मैडम जू के मरने से पहले तक के उनके घर, रूम, केबिन और ऑफिस रूम का भी सारा फुटेज वो लेकर आई है। इसे दोही निकालती है तो वो बहुत सारे फुटेज थे। जो देख गोवन कहता है कि इतना सारा फुटेज देखने में पूरा महीना चला जाएगा, सो गुड लक टू यू, मैं जा रहा हूँ। लेकिन दोही उसे रोककर कहती कि क्या तुम भूल गए कि हम दोनों सेम सिचुएशन में फंसे हुए हैं। तुम इन फुटेज में मुझे उस आदमी को ढूंढने में हेल्प करो जिसने मैडम जू के मेडिसिन को बदला था। लेकिन गोवन तो वहाँ से भागने लगा था, लेकिन दोही उसे अपनी ओर खींच लेती
देती है और कहती है कि चुपचाप से मेरी हेल्प करो और अपने आप को भी चार्ज कर लो। इसीलिए गुवन दोही का हाथ होल्ड करके एक चुटकी में सारे पर्दे बंद कर देता है और दोनों दो कंप्यूटर्स पे बैठकर फुल स्पीड में फुटेज चेक करने लग जाते हैं। लेकिन गुवन को तो इससे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। उसे कहता है कि क्या तुमने मुझे कोई प्राइवेट डिटेक्टिव समझ रखा है? एक बॉडीगार्ड से तुम कुछ ज्यादा काम नहीं करा रही हो, क्योंकि कंप्यूटर की स्क्रीन देखकर मेरी आंखें दर्द कर रही है। देन उठकर कहता है कि ये बहुत ही पुराना तरीका है, इस तरह भी उस आदमी को ढूंढने में हमें काफी टाइम लगेगा, लेकिन मैं अपनी पावर से उस आदमी को तो ढूंढ ही सकता हूँ जिसने तुम पर हमला किया था। दोही पूछते क्या सच में ढूंढ सकते हो? गुवन कहता है हाँ, आसानी से, मैंने उसका चेहरा क्लियरली देखा है। जो सुन दोही तो थोड़ा फ्रस्ट्रेट होकर उससे पूछती कि तो अभी तक तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम अपनी पावर से उसे ढूंढ सकते हो। गुवन कहता है कि तुमने मुझसे कभी पूछा ही नहीं। तो दोही कहती है कि इतने टाइम से फिर हम बेकार मेहनत कर रहे हैं, पर अगर तुम उस किलर को ढूंढ सकते हो, यानी कि तुम उस किलर के पीछे किसका हाथ है उसे भी ढूंढ सकते हो, बस तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व। वो अपना हाथ गुवन की ओर बढ़ाती है और कहती है चलो फिर जाकर उसे पकड़ लेते हैं। तो गुवन उसका हाथ टच करने जाता है पर रुक जाता है और कहता है कि एक सेकंड, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा पर मेरी एक शर्त है। तो इसी के साथ पार्ट 9 का एंड यहीं पर होता है। अब गुवन क्या शर्त रखेगा जानेंगे हम अगले पार्ट में। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।